Branch are of two types. One is dependent branch, another one is independent branch. ये डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ब्रांच मतलब एक हेड ऑफिस भी होगा, राइट? तो मेरे को बहुत जन बोलता है सर फिर डिपार्टमेंट भी तो वैसे ही होता है, डिपार्टमेंट भी आप बोले थे कि कंपनी एक अलग होता है, उसके अंदर में 2-3 डिपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पर ब्रांच भी तो सेम हो रहा है। डिपार्टमेंट और ब्रांच में मेन डिफरेंस पता है क्या होता है? ब्रांच जियोग्राफिकली अलग लोकेशन में होता है। दोनों अगर सेम ही जगह में होगा तो उसको ब्रांच क्यों कहलाएगा? ब्रांच का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई दूसरा सेक्टर में, दूसरा एरिया में, दूसरा रीजन में अपना गुड्स को, सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, in order to meet the customer of that particular region, you will open a separate business unit in that area. उसी बिजनेस यूनिट को हम लोग ब्रांच कहलाता है। तो ब्रांच का जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है दैट कैन बी डिपेंडेंट और दैट कैन बी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है ये हेड ऑफिस के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, हेड ऑफिस पूरा इसका रिकॉर्ड्स रखेगा, कितने का माल भेजा, कितने का ब्रांच से माल बेचा, ब्रांच का डेटस कितना है, डेटस से कितना पैसा कलेक्शन करना है, कितना बैड डेट हुआ, और वो ब्रांच से कितना प्रॉफिट हुआ। ये पूरा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? ये पूरा रिकॉर्ड हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। बट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच अपना पूरा काम करता है, हेड ऑफिस से मान लेता है और वो अपना डिसीजंस करता है, अपना डिसीजंस लेता है और अकाउंट भी बनाता है वैसा वाइज, खुद अपना अपना अकाउंट बना लेता है। तो ये हम लोग का मेजर दो डिफरेंस आ जाते हैं। इसके बाद डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर में तीन अकाउंटिंग सिस्टम आता है जो हम लोग को ज्यादा पूछता है नॉर्मली। वन इज डेटर सिस्टम, वन इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और लास्ट फाइनल अकाउंट सिस्टम। लिख लो जल्दी से। डेटर सिस्टम के अंदर में मतलब वो तो करेगा हम लोग, बट उसका एक और नाम आता है सिंथेटिक मेथड। एक और नाम है इसका, ठीक है, सिंथेटिक। स्टॉक एंड डेटर्स में इसका नाम होता है एनालिटिकल। फाइनल अकाउंट सिस्टम में वैसा भी अलग से नाम नहीं है, वो तो आपको पता ही चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा तो आप समझ लेना फाइनल अकाउंट सिस्टम भी पूछा है। ना द क्वेश्चन कम्स एग्जाम में कि मेरे को बहुत पूछता है सर इतना नाम जान के क्या फायदा होता है? क्या होता है ना, हम सेम टाइप ऑफ सम पूछ लेता है, कभी कभार इजी सम पूछ लेता है, स्टूडेंट लोग को नाम कुछ और दे देता है। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जगह में आप अगर बुक खोलोगे, अब देखोगे वहां पर डेटा सिस्टम का बोला है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बोला है, बार बार यही नाम यूज होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट को बोल दिया कि सिंथेटिक मेथड फॉलो करो फॉर अ डिपेंडेंट ब्रांच, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये कौन सा मेथड हो गया। या फिर बोल दिया फॉलो एनालिटिकल मेथड फॉर अ डिपेंडेंट ब्रांच, सबसे पहले तो वो एनालिटिकल मेथड नहीं जानता है क्या होता है, उसके बाद वो ये भी नहीं पता कि डिपेंडेंट ब्रांच बोल के भी कुछ चीज होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग डायरेक्टली सम स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ये चार्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा बाद में समझने के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड विद द नेम्स, याद रखना। अभी तक हम लोग चैप्टर शुरू ही नहीं किया, सिर्फ हम लोग नाम को जाना है। आज हम लोग सीखेंगे डेटर सिस्टम। पहला क्लास ऑफ ब्रांच, पहला क्लास ऑफ हायर परचेज, पहला क्लास ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ब्रांच एंड हायर परचेज। ये पहला क्लास आपको बाद में बहुत ही हेल्प करेगा दूसरा चीजों को समझने के लिए। तो जो लोग के पास पीडीएफ है, तो वो पीडीएफ में आपको पेज नंबर में मिलेगा, अभी ओपन करने का दरकार नहीं है, जस्ट वेट। पेज 33 में है, ठीक है। जो लोग के पास नहीं है हम आपको भेज देगा आफ्टर द क्लास।
बट लेट मी शेयर द बेसिक सिस्टम और मेथड कि डेटा सिस्टम में क्या क्या अकाउंट बनता है, फिर वहां से इंपॉर्टेंट चीजों को हम आपको कॉपी में लिखा के दिखाएगा। एवरीबॉडी लुक एट द स्क्रीन। एज यू कैन सी डेटा सिस्टम बोल के दिया हुआ हेडिंग। पॉइंट नंबर ए में जो लिखा हुआ है उसको भी भूल जाओ, उसको मत सोचो आप। सिस्टम देखो क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट जैसे अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट हो रहा है सर? ये ब्रांच अकाउंट हो रहा है। कौन सा अकाउंट है ये ब्रांच अकाउंट है। दिस इज योर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहला यहां पर टू बैलेंस बीडी बोला है। तो टू बैलेंस बीडी बोल के आप देखोगे इधर में स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, पेटी कैश दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है। यानी कि ये पूरा चीज मेरा ओपनिंग एसेट्स हो गया। क्या हो गया? ओपनिंग एसेट्स। तो ओपनिंग एसेट्स हम लोग इधर में डेबिट किया। बहुत जन मेरे को पूछता है कि सर ये जो आपने अकाउंट में यहाँ पर डेबिट किया, ये अकाउंट कैसा अकाउंट है? ये अकाउंट आपका जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट वैसा ही है। ओपनिंग एसेट्स, जैसे ओपनिंग एसेट्स हम लोग डेबिट किया वैसे यहाँ देखोगे बाई बैलेंस बीडी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा ओपनिंग लायबिलिटीज। हम आपको बोलना चाहते हैं कि ब्रांच अकाउंट इज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट जो आप लोग फाइनल अकाउंट में सीखा था। फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक करता था, उसके बाद टू परचेज करता था, फिर बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक करते थे, राइट? तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो तो समझ में आ जा रहा है हम लोग को, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर अचानक ये डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर ये सब एसेट्स क्यों डाल दिया? सर ये तो बैलेंस शीट में आता है। क्या होता है ना कि ये लोग नेट इफेक्ट को लाने के लिए ये सब आइटम्स को डाल रहे हैं। तो समझा नहीं सर, एकदम आपको सिंपल बात समझा रहा है। अगर मैंने यहाँ ओपनिंग एसेट्स डाला है तो इधर में अब जब देखोगे बाई बैलेंस सीडी में ये क्लोजिंग एसेट्स है। स्टॉक, डेटर्स, कैश, फर्नीचर, प्रीपेड, ये बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेट में बोला तो ये सब क्लोजिंग एसेट्स हो गया, ठीक है। तो अगर हम आपको यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट को देके समझाए तो सपोज अगर आपका फर्नीचर में ओपनिंग में बैलेंस था से 10,000 और क्लोजिंग में फर्नीचर में बैलेंस है 9,000। नॉट टेल मी एवरीबॉडी ये फर्नीचर 10 से 9 हो गया, क्यों हो गया? कुछ नहीं बोला जाता है। अगर एसेट का वैल्यू फॉल हो जाता है मतलब डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन कितने का है? 1,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। तो अलग से ये देखो डेबिट में कहीं पर भी आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा नहीं आपको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेप्रिसिएशन 1,000 ये लोग एसेट का ओपनिंग बैलेंस डाला, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस डाला, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया डेबिट साइड में। कितना से? 1,000 रुपया से। देखो ना, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 9,000, तो डेबिट साइड ज्यादा हो गया। कितना रुपया से? 1,000 रुपीज से। तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन सेपरेटली हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स को डाल देते हैं। अब मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े लोग, सर क्यों सर ऐसा क्यों करेंगे? सर टेक्निक है, ब्रांच अकाउंट का ऐसा टेक्निक है ताकि उसको पता चले ओपनिंग क्लोजिंग में एसेट्स क्या है। डेप्रिसिएशन भी डाल सकते हो डायरेक्टली, लेकिन ब्रांच अकाउंट में हम लोग नहीं डालेगा। ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो वो अलग बात है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसीलिए एसेट्स और
लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालता है। एक और हम आपको समझा रहे हैं। चलिए डेटर्स के बारे में समझते हैं। डेटर्स का से ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। तो बोलो तो मेरे को डेटर्स क्यों बढ़ता है? 1,00,000 से 1,20,000 हो गया, काहे हो गया? जरूर मैंने कुछ क्रेडिट में बेचा है, क्रेडिट सेल हुआ है। हाँ सर, सेल तो हम लोग डालते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई सेल्स। लेकिन ब्रांच में हम लोग क्रेडिट सेल्स नहीं डालेगा, हम लोग सिर्फ कैश सेल्स को डालेगा। देखो ये है मेरा कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स नहीं है। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा सेल्स आता है? बाई सेल्स, मतलब कैश क्रेडिट दोनों मिला के आता है। तो सर क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा ना। यही तो, इसीलिए तो हम लोग डेटर्स को डाल दिया। बोलो, डेटर्स डेबिट किया मैंने 1,00,000, डेटर्स क्रेडिट किया मैंने 1,20,000, तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया ना। कितना रुपया से? 20,000 से। दैट इज क्रेडिट सेल्स ओनली। तो क्रेडिट सेल्स बाय क्रेडिट सेल्स 20,000 नहीं लिख के हम लोग ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स को डाल दिया। सर ऐसा क्यों सर? 20,000 को डाल सकते हैं, ये रूल है, टेक्निक है ब्रांच अकाउंट बनाने का। आई होप यू आर गेटिंग इट। कि ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स हम लोग डाल देता है तो ऑटोमेटिकली हमको क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा, हमको डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करना पड़ा। तो इसी लॉजिक से बाकी आइटम भी हम लोग डाल देते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो आता है, हम लोग को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। डेटर्स क्रेडिटर्स इसीलिए डाल देते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स अगर आप पूछोगे, पहला स्टेप क्या हुआ? ओपनिंग एसेट्स को डाला। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? ओपनिंग लायबिलिटी को डाला। सेकेंड स्टेप हो गया, तो अब थर्ड स्टेप में हम आपको समझा रहे हैं। यह नंबरिंग दे देता है, ये 1, ये 2। थर्ड स्टेप, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। सर ये क्या चीज है सर? ये है आपका, जब आप ब्रांच को माल भेजोगे। अब नॉर्मली फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? फाइनल अकाउंट में टू परचेज होता था, मतलब सामान खरीदा है वो। लेकिन ब्रांच में तो वो खुद से खरीदेगा नहीं, हेड ऑफिस उसको माल भेजेगा। तो हेड ऑफिस जब माल भेजेगा तो वो ब्रांच के लिए क्या हो गया? परचेज की तरह हो गया, राइट। माल आया उसके पास तो डेबिट करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज होता था, उसके जगह में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच डाल दिया मैंने। बात सेम ही है। ब्रांच में माल आ रहा है तो डेबिट, ब्रांच से माल जाएगा तो क्रेडिट, बस। गॉट इट एवरीबॉडी? तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये हो गया मेरा डेबिट, क्योंकि परचेज की तरह है। अब अगर वो कुछ रिटर्न किया मेरे को, तो वो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच करेगा, तो ये भी हम 3 नंबर में डाल देता है उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग। सर रिटर्न होगा क्या, ये जरूरी है ना? जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत फर्म होता है जहां पर वो लोग रिटर्न नहीं करता तो नहीं डालेगा, लेकिन अगर कर दिया तो बाई रिटर्न मत लिख देना। क्या लिखोगे? बाई जीएसबीए। अब जीएसबीए का मतलब क्या हो गया? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जीएसबीए। हम शॉर्ट फॉर्म इसको जज्बा बोलते हैं, जीएसबीए। तो आगे से अगर हम आपको बोलेगा ना आपका जज्बा का बैलेंस कितना है, तो आप जज्बों में मत चले जाना। अब समझ लेना गुड्स सेंट टू ब्रांच के बारे में हम पूछ रहे हैं, ओके। एग्जाम में पूरा लिखना है। गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट हुआ जब माल आया ब्रांच के पास, और जब माल वापस किया ब्रांच से तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच हो गया। अब क्या होता है, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस बहुत सारा खर्चा उठाता है। सिर्फ ब्रांच में जो स्टाफ काम करता है उसका सैलरी, ब्रांच का इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच का रेंट, तो ये हेड ऑफिस पेमेंट करेगा तो टू बैंक हो जाएगा। ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। टू बैंक, देखो ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है? सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेटी कैश कुछ भेजा ब्रांच ने, बैंक हेड ऑफिस ने, तो वो पेटी कैश एक्सपेंस बोल के इधर आ जाएगा। नाउ यहां तक इजी था। अभी तक क्या सीखा? ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, गुड सेंड टू ब्रांच, और खर्चा टू बैंक। खर्चा जैसे किया, ब्रांच कुछ कैश में भी तो बेच सकता है, तो वो कैश ब्रांच लेके क्या करेगा? अपने पास रखेगा? नो, ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ये पूरा चीज अपना हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो पैसा वो हेड ऑफिस को वापस कर देगा। तो हेड ऑफिस को जब वापस करेगा तो बाई बैंक बोल के, देखो यहाँ पर कैश सेल्स डाला हुआ है, ये आपका नंबर आ जाएगा 5 नंबर। जब हेड ऑफिस खर्चा किया टू बैंक, और जब ब्रांच बेच के हेड ऑफिस को पैसा भेजा,
तो बाई बैंक कैश सेल्स का पैसा भेजेगा, देखो लिखा हुआ है रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। और क्या भेजेगा, डेटर से अगर कुछ कलेक्शन किया तो वो हम लोग यहाँ डाल देते हैं। बाई बैंक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स में क्या क्या आया इधर में, एक तो ओपनिंग डेटर्स आया, एक क्लोजिंग डेटर्स आया और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आया। ये 3 आइटम छोड़ के डेटर्स में और कुछ नहीं आएगा, ना बैड डेट, ना डिस्काउंट, ना क्रेडिट सेल्स। ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा। गॉट इट एवरीबॉडी? डाउट पूछेगा? अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए। अब हम लोग का लास्ट स्टेप में आ जाएगा, आप देखोगे क्लोजिंग लायबिलिटी को डाला, क्लोजिंग एसेट को डाला, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग एसेट नंबर 6 और क्लोजिंग लायबिलिटी नंबर 7। हम फिर से बताएगा, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, ये सबसे इजी वाला चीज है, ये तो सबको पता है। मतलब 4 स्टेप, 6 में से 4 स्टेप आपको तो अभी याद हो गया। एसेट्स ओपनिंग टू, एसेट्स क्लोजिंग बाय, ओपनिंग लायबिलिटी बाय, क्लोजिंग लायबिलिटी टू, ये तो हमको बचपन से पता है, तो वही डाल दिया। उसके बाद टू जज्बा, और उसके बाद टू बैंक, और पैसा मिला तो बाई बैंक। बस यही तो है ब्रांच अकाउंट। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे, आपका प्रॉफिट आएगा, तो वो आप टू जनरल पीएल में डाल दोगे। सर जनरल पीएल का है, क्योंकि देखो ये ब्रांच अकाउंट में आपने प्रॉफिट किया, और कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इनकम हम लोग का पीएल का क्रेडिट साइड में डालते हैं। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, याद है फर्नीचर बेचा प्रॉफिट में, तो कहाँ डालेगा, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बोल के डालता था पीएल में। तो वैसे ही ब्रांच से प्रॉफिट किया तो बाई ब्रांच, बाई प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच बोल के डालेगा पीएल में। ब्रांच में क्या डालेगा, टू जनरल पीएल, मतलब आपका हेड ऑफिस का जो नॉर्मल पीएल अकाउंट होता है उसमें डालेगा। तो नॉर्मल पीएल अकाउंट क्या होता है, देखो हेड ऑफिस अपना खुद का एक अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ये तो ब्रांच उसका साइड में बना, दिल्ली का ब्रांच अलग से बनाएगा, मुंबई का ब्रांच बनाएगा, कलकत्ता का ब्रांच बनाएगा, और सब ब्रांच का प्रॉफिट को वो पीएल में डालेगा। सर लॉस लॉस होगा तो टू ब्रांच बोल के डालेगा, टू कोलकाता ब्रांच, कहां पर, उसका फाइनल अकाउंट्स पे। एवरीबॉडी प्लीज गो थ्रू द फॉर्मेट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मेरे को पूछो चैट में। टेक योर टाइम, नो नीड टू कॉपी दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो नीचे में देखो क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलॉट, बैड डेट, ये 4 आइटम डेटर्स का ब्रांच में नहीं आएगा। आएगा सिर्फ 3 आइटम, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। पेटी कैश एक्सपेंस नहीं आएगा, ऊपर में बोला था क्यों। सरप्लस शॉर्टेज को अभी भूल जाओ, अभी नहीं करने का है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये सब नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स डाल देते हैं। तो दैट्स इट। डेटर्स अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है अगर आपको ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया है तो, और वो अलग से बनाते हो आप लोग रफ में, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस मेथड का नाम है डेटर सिस्टम मेथड। ओके एवरीबॉडी, वी विल नाउ डू सम, जस्ट वन सेकेंड। डेटर्स में देखो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले डेटर्स एसेट होता है, तो टू बैलेंस बीडी और बीएफ, सेम चीज। ओपनिंग डेटर्स इधर डालोगे। फिर क्रेडिट सेल्स, उधार में बेचा तो डेटर्स बढ़ता है, डेटर्स टू सेल्स होता है, तो इधर डाला। डेटर्स से पैसा मिला तो बाई बैंक, डेटर्स पैसा नहीं दिया भाग गया तो बाई बैड डेट, डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो बाई डिस्काउंट, डेटर्स वापस किया तो सेल्स रिटर्न, बाई बैलेंस शीट। मतलब डेटर्स कम होगा तो क्रेडिट, डेटर्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो क्लोजिंग डेटर्स आ जाता है। सर इसमें से कौन सा अननोन रहेगा, कोई भी एक अननोन रह सकता है। अगर आपको ओपनिंग डेटर्स अननोन रह सकता है तो बाकी सब इंफॉर्मेशन दे देगा, या फिर क्लोजिंग डेटर्स अननोन रह सकता है, बाकी सब इंफॉर्मेशन दे देगा, या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अननोन रह सकता है, बाकी सब इंफॉर्मेशन दे देगा। एक से ज्यादा अननोन पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक अननोन रह सकता है, उसके लिए आपको मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स बनाना पड़ सकता है। फॉर्मेट देख लीजिएगा। ओके, let us come to question number 2. X of Calcutta has a branch at Bombay. Head office किधर, Calcutta, branch किधर, Bombay. Goods are supplied to the branch at cost, ठीक है। Expenses of the branch are paid, ये तो वही चीज है कि कैलकाटा वाला हेड ऑफिस ब्रांच का सब खर्चा उठाता है और सब रिकॉर्ड रखता है। इसका मतलब ये डिपेंडेंट ब्रांच हो गया।
और डेटर्स लेजर मतलब डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, आपको बोल दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, कैश सेल्स दे दिया, क्रेडिट सेल्स नहीं आता है। हम आपको क्या चीज बोला था, 3 आइटम इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्या क्या, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो देखो इधर ओपनिंग डेटर्स किधर है, ओपनिंग डेटर्स नहीं है, लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर दे दिया। 31 मार्च 2003 मतलब क्लोजिंग डेटर्स दे दिया, लेकिन ओपनिंग डेटर्स नहीं है, तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ मतलब जज्बा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ मतलब टू बैंक। पिलफरेज क्या होता है ना, हम लोग इसको नॉर्मल लॉस मानेगा, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, जब भी आप हेड ऑफिस माल ब्रांच को भेजता है ना, तो ऐसा लॉस होने का चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि सबके ऊपर हम नजर रख नहीं पाते। तो चोरी हो गया कुछ 2000 का माल, तो इसको हम लोग नॉर्मल लॉस मानेगा, इसको इग्नोर कर देगा, तो इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स बनाना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स का फॉर्मेट क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ कैलकाटा, फॉलो मी अप एवरीबॉडी। The books of head office or Calcutta head office. Memorandum branch debtors account. ओपनिंग डेटर्स तो नहीं है, जो दिया हुआ है वो है आपका टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स, एक लाइन का जगह छोड़ के, क्रेडिट सेल्स। अमाउंट है इसका मेरा 41,000। बाई कैश कलेक्शन हुआ था 37,900। बाई बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग डेटर्स 9160। और कुछ नहीं है यहाँ पर डेटर्स में। तो टू बैलेंस बीडी, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए प्लीज। 37,900 प्लस 91,600, 9160 माइनस 41,000, 6060 ओपनिंग डेटर्स आ गया। वी विल मीट आफ्टर 2 मिनट्स, ब्रेक देंगे, टाइम ओवर हो गया। हम लोग का डेटर्स अकाउंट क्यों बनाए थे, मेरे को एक दिन क्वेश्चन पूछा, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ था, जो कि ना ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेटर्स का 3 आइटम चाहिए, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इधर में ओपनिंग डेटर्स नहीं था, कलेक्शन था और क्लोजिंग डेटर्स था, इसीलिए हम लोग डेटर्स अकाउंट बना के ये ओपनिंग जो 6060 का बैलेंस आया ये निकाल लिया। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तो हमको एक बार शेयर कर लेते आप लोगों के साथ। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी दिया हुआ था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से अगर हम लोग ब्रांच अकाउंट को बनाते हैं, आई एम टर्निंग टू नेक्स्ट पेज, 1 सेकंड प्लीज। ब्रांच अकाउंट, अब डेट का कॉलम डाल भी सकते हो, डेट का कॉलम इग्नोर भी कर सकते हो। 1402 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 24,000। डेटर्स अभी निकाला था आपने वर्किंग नोट से 6060। फिर ओपनिंग लायबिलिटी सब में कुछ है नहीं, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हम शॉर्ट फॉर्म में बोला था आपको जज्बा बोलेंगे।
जज्बा है इन दिस केस 10,400 नहीं सॉरी 33,600, कोई रिटर्न नहीं है। फिर पेमेंट किया टू बैंक, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है 10,400। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स नहीं आता है, सॉरी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स आएगा सिर्फ, और कैश सेल्स आएगा। तो बाई बैंक डैश कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स नहीं लाते हैं क्योंकि डेटर्स आ गया है। तो कैश सेल्स था 17,500, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट था 37,900। उसके बाद है बिल फर्निश नहीं आएगा बोला था, बाई बैलेंस कैरेड डाउन डैश स्टॉक, यहाँ पर डेट होना चाहिए था, डेट कलम देना भूल गया, 31/3/03। तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 18,000 रुपीज, डेटर से दिया हुआ मेरा 9160। आप क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके आप लोग प्रॉफिट निकाल लीजिए। टू जनरल पीएल, अगर प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी हो सकता है। 8,500 मेरे को एक जन बोल रहा है, प्लीज क्रॉस चेक कर लेना एक बार। Sum number 4. From the following particulars relating to Patiala branch for the year ending 31st December 2002, prepare branch account. अच्छा बात है। In the books of head office, ये भी अच्छा बात है। And show the how the relevant items will appear in the head balance sheet. That is separate. वो बाद में हम आपको बोल देगा। फिलहाल ब्रांच अकाउंट बनाने बोले। साल का शुरुआत होता है फिर जनवरी का, दिसंबर में एंड है। तो बैलेंस ऑन 1102, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, अच्छा बात है। पेटी कैश दिया हुआ है, वो भी अच्छा बात है। फर्नीचर दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है। ओ माय गॉड, क्या कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि आपका ओपनिंग वाला आइटम्स इज स्टिल हियर, यहां तक है, ठीक है। ये ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटी मिला जुला के दिया हुआ है, अच्छा बात है, बढ़िया है। आगे बढ़ने से पहले जो शॉर्टकट हम आपको बोला था, 3 चीज चाहिए हमको, वो 3 चीज एक बार देख लीजिए, तनिक देख लो कि क्या हमको बनाना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट या हम लोग ब्रांच से शुरू कर सकते हैं। ओपनिंग डेटर, हाँ सर दिया हुआ है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश पेड बाय डेटर्स, कैश पेड बाय डेटर, दो तो है, कौन सा लेना, जो भी हो। कलेक्शन दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। चलो क्लोजिंग डेटर ढूंढो, नीचे में 31 मार्च 31 दिसंबर का स्टॉक है, अच्छा बात है सर। और क्या है, आई ला, और कुछ है ही नहीं। क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, एकदम हमको मिल जा रहा है क्वेश्चन से ही। तो आपका पहला काम क्या है, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स बनाना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग, ये जो कलेक्शन वाला मैंने दो ठो दाग मारा है दाहिना तरफ, ये दोनों आइटम है क्या। एक बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो ब्रांच को मिला, एक बोलता है कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। ये डेटर्स तो ब्रांच लोग का ही है, तो हेड ऑफिस को डायरेक्ट ही पैसा दे दिया, तो हेड ऑफिस का फिर से ब्रांच से पैसा लेगा ये वाला, नहीं ना। तो टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ मेरा, 1,35,000 प्लस 22, 1,57,000, याद रहेगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिला, ओपनिंग डेटर्स मिला, क्रेडिट सेल्स मिला। नीचे में जाओगे तो बैड डेट वगैरह नहीं है, डिस्काउंट वगैरह नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, डिस्काउंट अलॉट है इधर में, और गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स यानी कि सेल्स रिटर्न। तो डेटर्स अकाउंट में काफी कुछ हमको डाल के क्लोजिंग डेटर्स निकालना पड़ेगा। जल्दी से शुरू करो तो डेटर्स अकाउंट, हम आपको 1 मिनट बाद शुरू करेगा, जल्दी से शुरू कीजिए। हम भी बना रहे हैं फिर आपको दिखाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर में लिखना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, सिंपली इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच का नाम है, नहीं सॉरी ब्रांच तो नहीं बनाना है हम लोग को, मेमोरेंडम ब्रांच स्टेटस है। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन जो हमने बनाया है। टू बैलेंस बेटी 14,000, टू सेल्स 1,83,000, बाई डिस्काउंट अलाउड 1,100, बाई कैश दोनों को जोड़ के 1,57,000, बाई सेल्स रिटर्न 7,000। क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ था, निकालते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन। $31,900। दीप क्या आ गया था तुम्हारा? क्या सबको गुड्स क्लियर है, सॉरी डेटर्स क्लियर है? सबसे पहले ब्रांच में ओपनिंग एसेट्स को डालना पड़ता है 1102, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप स्टॉक देखोगे, डेटर्स देखोगे, कैश देखोगे, तो स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, सब प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ वो भी है, एसेट है। अमाउंट को जल्दी से डाल दीजिए, 40,000, 14,000, 1,500, 12,000, 1,150। अब मेरे को एक जन पूछता है आपने एक मिस कर गया, से आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, तो वो मेरा ओपनिंग लायबिलिटी हो गया भाई। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट था इसका 2,100। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप, जज्बा को रिकॉर्ड करो जज्बों के साथ। तो टू जज्बा 2,80,000, इसमें डेट नहीं है, टू GSBA शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसका अमाउंट कितना है 2,80,000। उसके बाद जो भी पेमेंट वगैरह हुआ उसको डालो, नहीं एक रिटर्न हुआ, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच से रिटर्न किया तो वो बाई जज्बा हो जाता है। तो थोड़ा जगह छोड़ो कलेक्शन को डालने के लिए, बाई जज्बा डैश रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न तो कस्टमर ने रिटर्न किया, वो तो डेटर्स अकाउंट पे आता है। ब्रांच जो हेड ऑफिस को रिटर्न किया उसको जज्बा कहलाएगा। तो देखो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, इंग्लिश चार्जर। अब टू बैंक वाले में आ जाओ, क्या क्या पेमेंट किया? अच्छा, कोई कुछ डाउट पूछ रहा है शायद। See, goods returned by branch, this means the branch is returning the goods to head office. तो ये जज्बा में आ जाता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला में आ गया बाई जज्बा, भेजा 2,80,000, 4,000 वापस कर दिया। बट गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दैट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन ब्रांच, वो तो डेटर्स वाला है, वो डेटर्स में आ गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड रिटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन फ्रॉम द कस्टमर टू द ब्रांच एंड वन फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशन इधर में आता है। आई होप इट इज क्लियर। Okay, next. Two banks,
टू बैंक पे नीचे में लिखा हुआ है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस में रेंट 12,000, सैलरी 5,400, पेटी कैश 4,000। अब बाई कैश या बाई बैंक, कैश सेल्स 3,30,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,57,000 जोड़ के लिखो। आगे इंश्योरेंस भी था, तो इंश्योरेंस भी मेरा पेमेंट है। सर कहां से मिलता है आपको? देखो राइट हैंड साइड डिस्काउंट अलाउड के नीचे में इंश्योरेंस 1600 से ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हो गया, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स हो गया। आप क्लोजिंग वाला में आ जाओ। सर स्टॉक लॉस बाय फायर है सर। स्टॉक लॉस बाय फायर को आप नॉर्मल मान सकते हो या एबनॉर्मल मान सकते हो। अगर आप एबनॉर्मल मानोगे तो उसको आप बाई तरफ डाल देना, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया मेरा। और अगर आप नॉर्मली मानोगे तो उसको इग्नोर कर देना। तो करना क्या है सर, एकदम बता रहा है, पहले यहां तक आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, बाद में एक और एडजस्टमेंट है वो करवाएगा। पहले यहां तक एनीथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड यहाँ पर आप एक बार पूछ सकते हो जल्दी से, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्रेडिट सेल्स इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड, दैट इज व्हाई डेटर्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं करने का है, क्यों? बिकॉज ब्रांच डेटर्स हम लोग बना रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको बोला था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट रिकॉर्ड, उसमें से सबसे पहला आइटम था क्रेडिट सेल्स, बैड डेट एंड ऑल। तो वो सबको हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज डेटर्स में सिर्फ 3 आइटम आता है, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसके बाद हम लोग का ये जो क्या था, स्टॉक लॉस बाय फायर, बाई एबनॉर्मल लॉस या बाई लॉस बाय फायर लिख सकते हो। अमाउंट है उसका 4,800। फिर बाई बैलेंस कैरेड डाउन डैश स्टॉक, क्लोजिंग एसेट्स लिख रहे हैं हम लोग 38,000। डेटर्स आपने निकाला है 31,900। और क्या था? फर्नीचर था। सर फर्नीचर का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो क्या हुआ? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन बोला 10%, 12,000 था, 12,000 से 1,200 डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो 10,800 आ जाता है। हम बोला था ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके मैंने फर्नीचर बैठा दिया। उसके बाद और क्या आइटम था? प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कुछ एडजस्टमेंट जरूर था। क्या था? चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। यहां बोलता है इंश्योरेंस में फ्रॉम 1/4/2002 टू 31/3/2003 मिला। मेरा इंश्योरेंस 1/4/2002 से 31/3/2003 तक दिया हुआ है, बट मेरा साल कब खत्म हो रहा है? साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर। तो दिसंबर में साल खत्म हो रहा है, वो लोग मार्च तक दिया हुआ है, तो कितना महीना एक्स्ट्रा हो गया? 3 महीना, 3 मंथ्स। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा ब्रैकेट में 1,600 रुपया पूरा साल का डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो 400 रुपीज। अब एक और आइटम है पेटी कैश। चलिए एवरीबॉडी,
ओपनिंग पेटी कैश कितना था? 1500 रुपया। कितना पेटी कैश हेड ऑफिस ने भेजा आपको? 4000 रुपया। हुआ कितना पेटी कैश आपके पास? 5.5। और यहां बोलता है पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, खर्चा हुआ कितना? 2850। तो -2850। तो पेटी कैश बचा कितना आपके पास? कैलसी में देख लीजिए जल्दी से। $5,500 माइनस 2850, 2650 का मेरा पेटी कैश आ गया बैलेंस। और कुछ आइटम है जो छूट गया हम लोग का? नो, एवरीथिंग हैव बीन रिकॉर्डेड। अब हम लोग सिंपली बैलेंस निकाल लेगा। आई वांट एवरीबॉडी टू गो थ्रू एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरीज। लॉस भी आ सकता है। प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज कमिंग 2,10,000 रुपया क्रेडिट माइनस डेबिट करके। ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट है, ब्रांच से कमाया पर्टिकुलर, कौन सा? पटियाला वाला ब्रांच से। दूसरा कोई और भी ब्रांच हो सकता है। ये अपना फाइनल अकाउंट से पीएल अकाउंट में बाई में डाल देगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। ये जो था ये था पूरा कॉस्ट प्राइस। ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस में था। अभी हम लोग जो करेंगे वो है ब्रांच अकाउंट बट एट इनवॉइस प्राइस। सर ये क्या चीज है सर? जो लोग पहले हायर परचेज वगैरह कुछ भी कर लिया होगा तो आपको पता है इनवॉइस प्राइस होता क्या है। इवन इफ यू हैव डन कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस के साथ कुछ प्रॉफिट चढ़ाना, जिसको हम लोग लोडिंग कहलाता है। तो वी गेट आईपी। आईपी बोले तो इनवॉइस प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट चढ़ा मतलब क्या होता है ना, हेड ऑफिस सामान बेचता है ब्रांच को, ब्रांच तो मेरा काइंड ऑफ एजेंट हो गया। अब ब्रांच पूछता है भैया इसका दाम कितना है, और तुम बोल दिया, तुम्हारा मन में कोई उतना क्या बोलते कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं था, तो मतलब इसका दाम मैंने 10,000 में खर्चा किया बनाने का। वो बंदा पता है क्या किया? वो आपसे कॉस्ट पूछ के ना 10,000, उसने उसको सिर्फ 11,000 में बेचा या 10,500 में बेचा, मतलब उसको बेचने से रहा। तो वो तुमको प्रॉफिट दिया 500, 100, 1,000 रुपीज का। तो तुम देखा अगर उसको ऐसे सब कुछ पता चल जाता है मेरा इतना है इतना कॉस्ट है, तो उसमें ना वो ड्राइविंग पावर नहीं रहेगा कि इसको ज्यादा दाम में बेचे। इसीलिए हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच वाले को ना एक्चुअल दाम बोलता नहीं। वो पूछा भैया इसका दाम क्या है, हम ना 20% चढ़ा दिया। 10,000 का दाम था, 20% ऐड कर दिया 20%। तो 10,000 के साथ 2,000 रुपया जोड़ के उस बेचारे को बोला भाई इसका दाम 12,000 है। अब वो बंदा बेचेगा तो 12,000 के ऊपर नहीं बेचेगा, सिर्फ 12,500 में ही बेचा, तो मेरा 2,500 का प्रॉफिट हो गया, पहले 500 का प्रॉफिट हो रहा था। तो दैट इज द रीजन the head office do not disclose the actual price to the branches. This method is known as invoice price method. पूरा मेथड पूरा सम डिट्टो सेम होगा जैसे कॉस्ट मेथड में किए थे। तो सर प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है सर? अंतर होगा सिर्फ दो जगह में, वो है आपका ब्रांच स्टॉक, जज्बा और क्लोजिंग वाला ब्रांच। सर समझा नहीं, एकदम समझा रहा है। अब लोग देखो, ब्रांच अकाउंट जैसे बनाता है वैसे बनाएगा। इधर में क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। यहाँ पर क्या आता है, नॉर्मली ओपनिंग एसेट्स। इधर में जो स्टॉक आएगा ना, ये आईपी में रिकॉर्ड करेगा। इनवॉइस प्राइस से आपका 5,000 का स्टॉक बचा है, दिस इज इनवॉइस प्राइस। अब एक और चीज
कॉस्ट प्राइस मेथड करो या इनवॉइस प्राइस मेथड करो, आपका ब्रांच का प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपने कहीं पर बाहर बेचा नहीं है, ये आपने ब्रांच को भेजा है। तो इनवॉइस प्राइस मेथड विल नॉट अफेक्ट योर प्रॉफिट, जनरल पीएल वाला प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा, वो ब्रांच का इंटरेस्ट को बढ़ाएगा बस। जो ब्रांच है वो बंदा और अच्छे से बेचने का कोशिश करेगा, लेकिन ब्रांच पीएल में इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर ये अगर आप इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड किया तो तुरंत दुरंतों के साथ बाई स्टॉक रिजर्व बोल के इसका लोडिंग को कैंसिल भी कर देना। अब ये 20% का लोडिंग था, 20% ऑन कॉस्ट। अब देख पा रहे हो ये क्या था, 10,000 के ऊपर 2,000 कैसे हुआ, 20% ऑन कॉस्ट था। ये तो आईपी है। तो अगर कॉस्ट मेरा 100 है, लोडिंग मेरा 20 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 120। तो 5,000 120 के लिए है, तो 1 के लिए कितना डिवाइडेड बाई 120, हमको 20 के लिए चाहिए, तो मेरा लोडिंग कैंसिलेशन आ जाएगा। 5,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 833 का लोडिंग कैंसिल कर दिया, तो तब जाके इसका एक्चुअल दाम में आ जाएगा। सिमिलरली गुड्स सेंड टू ब्रांच GSBA, कितने का सामान भेजा, इनवॉइस प्राइस में डालना 12,000, लोडिंग कैंसिलेशन करो बाई GSBA डैश लोडिंग, कितना लोडिंग था, 2,000 रुपया। आप अगर वो नहीं पता तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 2,000 रुपये ही आएगा। और कहाँ इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट आएगा बाई बैलेंस सीडी में, क्लोजिंग स्टॉक में इफेक्ट आएगा। इसको भी आपको आईपी में रिकॉर्ड करना है, फिर 24,000 रुपया। तो बोलो इसका लोडिंग क्या डालोगे, टू स्टॉक रिजर्व बोल के डालोगे। 24,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो आई थिंक 4,000 आ रहा है क्या। बाकी कुछ भी सम में चेंज नहीं होगा, ना डेटर्स में, ना सॉरी ना बैंक में, ना कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में, बाकी सब डिक्टो सेम रहेगा। सिर्फ स्टॉक वाला आइटम, गुड्स वाला आइटम में लोडिंग आ जाएगा और उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एवरीबॉडी हैव अ लुक इन द मेथड। लोडिंग कैंसिलेशन का टेक्निक सीख लो। 20% ऑन कॉस्ट, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर 20 बाई 120। तो 30% ऑन कॉस्ट होगा तो क्या लिखोगे, 30 बाई 130। 40% on cost, 40 by 140. Got it? Everybody, please copy this. Relax Limited supplies goods to its New Delhi branch at cost plus 25%. मतलब कॉस्ट के ऊपर वो 25% जोड़ के माल भेजा। अच्छा बात है। All cashers are at branch are daily limited to head office, ठीक है, directly pays all the branches, वो भी ठीक है। बोला है show by data system the result of branch operation। ये अगर आप नाम में आपको नहीं पता रहेगा ना, अचानक ऐसा नाम अगर आपको एग्जाम में दे दिया, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, अरे ये क्या सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 112 में दिया हुआ है, गुड सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है, रेमिटेंस बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बोला था जब भी आप करोगे आपको डेटर्स के बारे में सोचना है। डेटर्स के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डेटर्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। दिस मीन्स यहाँ पर डेटर्स का कोई आइटम है ही नहीं, पूरा कैश में हो रहा है। तो नो नीड टू बॉदर अबाउट प्रिपेयरिंग डेटर्स अकाउंट। ना ओपनिंग डेटा से, ना क्लोजिंग डेटा से, ना कलेक्शन फ्रॉम डेटा से। क्लियर है सबको। तो यहाँ पर डेटर्स का कुछ होगा ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग ब्रांच अकाउंट से स्टार्ट करेगा। फिर एक ही चीज बोलना चाह रहा है, कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस 125। तो लोडिंग कितना हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे इनवॉइस प्राइस के ऊपर, 25 बाई 125। देखते हैं सम करते करते क्लियर होता है कि नहीं। सम नंबर 5, in the books of Relax Limited,
दिल्ली ब्रांच अकाउंट। तो दिल्ली ब्रांच वाला में हम लोग सबसे पहले क्या करेगा, टू बैलेंस बीडी डालेगा। ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ स्टॉक बोल के लिखो, 3000 रुपीज। अब स्टॉक का लोडिंग कैंसिलेशन करना है, बिकॉज ये इनवॉइस प्राइस में है, तो तुरंत लोडिंग कैंसिल कर दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। बाई स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में 3000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 25 बाई 125 मतलब होता है 1/5 होता है, तो 600। फिर जज्बा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये भी इनवॉइस प्राइस में 24,000, तो इसको कैंसिल करो। बाई जज्बा, लेकिन जज्बा को कैंसिल करने से पहले कुछ रिटर्न है क्या? हाँ सर, रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच भी है, तो पहले रिटर्न को डालो। सर क्यों, समझाएगा। रिटर्न 150 का है, राइट। 24,000 का माल भेजा, 150 का माल वापस आ गया, तो कितने का माल अभी भी उसके पास है यार? दोनों ही मेरा इनवॉइस प्राइस है, माइंड इट। एक कॉस्ट प्राइस एक इनवॉइस प्राइस होता तो हमको इनवॉइस प्राइस में लेके कंपेरिजन करना पड़ता। दोनों इनवॉइस प्राइस है। 24,000 सामान भेजा और आपके पास वापस भी आया कितना, 150 का, तो अल्टीमेटली कितने का गुड्स ब्रांच के पास है? 23,850 का। तो उसका लोडिंग कैंसिलेशन करोगे, नेट फिगर बाई जज्बा लोडिंग, ब्रैकेट में 24,000 माइनस 150, आपका समझने के लिए किया मैंने, इंटू 25 बाई 125। कैलकुलेटर, 23,850 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125, 4770। आगे रेमिटेंस फ्रॉम द ब्रांच, ये तो कलेक्शन हो गया कैश वाला, तो वो बाई कैश बोल के डालो। बाई कैश 25,000 कैश सेल की तरह मानो आप, बोला था कि वो रेमिटेंस कैश सेल को ही करेगा। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो जो पैसा दिया, टू कैश डैश सैलरीज एंड वेजेस S&W 1900 रुपीज, रेंट एंड रेट्स R&R 600, सन्ड्री एक्सपेंस मतलब वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंस, सन्ड्री का मतलब वेरियस होता है, 2000 रुपीज। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस बी सी डी, सॉरी कैरेट डाउन स्टॉक। क्या ये इनवॉइस प्राइस में है? हाँ सर, ये इनवॉइस प्राइस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट प्राइस होता तो इनवॉइस प्राइस में लिख के फिर लोडिंग कैंसिल करता। टू स्टॉक रिजर्व, अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा लोडिंग कैसे कैंसिल करेंगे। 8,000 इंटू 25 बाई 125, तो 8,000 का 1/5, 1,600 रुपया। टू जनरल पीएल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। कितना आ रहा है बोलिए? कितना आ रहा है आंसर? 5420 या
नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर हम लोग का इधर में स्टॉक को कॉस्ट प्राइस में डालते तो स्टॉक कितना होता? दिस विल बी 2400। तो हम साइड में एक बार 2400 लिख रहे हैं, आप लोग मत लिखना। फिर आता है गुड्स इनटू ब्रांच, 24,150 और 4770। तो ये भी अगर हम लोग नहीं लिख के कॉस्ट प्राइस में डालता तो कितना होता? 24,000 माइनस 150 माइनस 4770। तो ये भी मेरा नेट 19080 आता। और 1600 और 8000 का डिफरेंस, ये मेरा कॉस्ट प्राइस 6400 में आता। अब आप टोटल करके देखो, आंसर सेम ही आएगा। स्टॉक रिजर्व को मत लेना, ये सबको मत लेना, उसके जगह में मैंने जो बाहर दिया हुआ है 19080 उसको लेना है। तो क्रेडिट साइड में मेरा क्या क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है मेरा 25,000 प्लस 6400 कॉस्ट प्राइस, माइनस डेबिट साइड में 2400 माइनस 19080 माइनस 1900 600 2000। सेम आंसर आ रहा है 5420। तो यही मैंने प्रूव करने का कोशिश किया कि आप कॉस्ट प्राइस मेथड करो या इनवर्स प्राइस मेथड करो, प्रॉफिट में कभी चेंज नहीं आएगा, प्रॉफिट आपका सेम रहेगा। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है?